हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा, बहुत ही शानदार सा सेशन। और कल हम लोगों ने क्या शुरू किया था? कल हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक शुरू किया था, अध्याय 6 से जुड़ा हुआ, अर्थात राज्य के खिलाफ अपराध। राज्य के खिलाफ अपराध और राज्य के खिलाफ जो अपराध हैं उसमें अर्थात जैसे भारत सरकार से युद्ध छेड़ना, युद्ध का प्रयास करना या युद्ध छेड़ने में दुष्प्रेरण करना, अबेटमेंट करना। हमने उसकी कई सारी सजाएं भी देखी कि किसमें कौन सी सजा होती है, किसमें कौन सी सजा होती है। तो सबसे पहले मुझे यह बताइए कि यदि भारत सरकार से युद्ध छेड़ने की साजिश करते हैं, युद्ध छेड़ने की साजिश, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी टू वेज वार अगेंस्ट, कॉन्स्पिरेसी टू वेज वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि आप युद्ध छेड़ने की साजिश करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो किस वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया, तो आपको किस धारा के तहत को कितना दंड मिलता है, कितना पनिशमेंट मिलता है, कितना पनिशमेंट मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कितना पनिशमेंट मिलता है, तुरंत आप लोग बताएंगे। और एक बार सभी लोग प्लीज शेयर जरूर करना। यदि आप लोग मतलब उससे पता चलता है कि आप लोग क्लास चाहते हैं, मतलब आपके लिए काम की चीज है, वरना बच्चा क्यों अपना आप समय बर्बाद करोगे। अगर आपको इससे ज्यादा कोई काम की चीज लगती है तो फिर क्यों समय बर्बाद करना। चलिए, दंड, यदि दंड की बात करें, सबसे पहले धारा की बात करें तो धारा 121 का, धारा 121A, सेक्शन 121A, ये युद्ध छेड़ने की साजिश करता है। क्या करता है? युद्ध छेड़ने की साजिश की सजा देता है। सजा क्या देता है? आपको आजीवन कारावास हो सकता है, अधिकतम आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। सेकंड, या अधिकतम 10 साल की सजा, अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है, 10 वर्ष की सजा, अप टू 10 इयर्स इंप्रिजनमेंट इसमें हो सकता है। साथ में जुर्माना या फाइन भी लगेगा। जुर्माना, ये जो सजा ये जुर्माने के साथ हो सकती है या जुर्माने के, ठीक है भैया। और एक बात याद रखिएगा कि ये इस तरह की साजिश है कि यदि सिर्फ आपने भारत सरकार से युद्ध छेड़ने की सहमति कर ली, तो उस सहमति को पूरा करने के लिए आपने कोई प्रयत्न नहीं किया, तब भी आप सिर्फ साजिश का सोचने के लिए ही जिम्मेदार होगे। सोचना मतलब आपस में सहमति जताने पर ही आप इसके जिम्मेदार माने जाओगे। चलिए, और किसकी बात थी ये? धारा 121 कै की। आगे आते हैं, और कल हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट में हमने राजद्रोह किया था। क्या किया था बच्चा? राजद्रोह, राजद्रोह। सेक्शन 124A, सेक्शन 124A किसकी बात करता है? सेडिशन की बात करता है, जिसे इंग्लिश में राजद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? राजद्रोह। इसमें क्या क्या चीज थी कि आप किन्हीं शब्दों के द्वारा, किन्हीं शब्दों के द्वारा, शब्द चाहे हो सकते हैं वो स्पोकन हो, अर्थात मौखिक रूप से कहे गए हो, या आपने किसी अखबार, किसी मीडिया या किसी पेपर पे लिखकर, वो रिटिन शब्द हो सकते हैं, रिटिन शब्द हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, या आपने किन्हीं चिन्हों का इस्तेमाल किया है, किन्हीं चिन्हों का या किन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल किया है,
या आपने कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, आपने किसी दृश्य चित्र आदि के माध्यम से, किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन आदि के माध्यम से गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोगों के मन में अवमानना या उनकी भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, तो आप सेक्शन 124 ए के तहत राजद्रोह के अपराधी हैं। क्या है? राजद्रोह के अपराधी हैं। ये बात तो क्लियर थी। और राजद्रोह के जो इसमें अपराधी होते हैं, याद रखिएगा, जो राजद्रोह के अपराधी होते हैं उन्हें या तो आजीवन कारावास या 3 साल तक की सजा। इसमें सजा क्या थी? आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की सजा। बच्चा विजुअल में आ जाते हैं, जैसे आप कुछ कार्टून वगैरह बनाकर सरकार पर केस कर रहे हैं, मतलब सरकार के खिलाफ लोगों के मन में हीन भावना विकसित कर रहे हैं। और सिंबल्स में आ जाते हैं, जैसे काले कपड़े, काले झंडे दिखाना, इस तरीके से और भी कई सारी चीजें चिन्हों के अंतर्गत आ सकती हैं। तो कौन सा कानून है? राजद्रोह। कौन सी? सेक्शन 124 ए। अक्सर चर्चा में रहता है, क्योंकि अभी जैसे कुछ दिनों पहले कन्हैया कुमार, उससे पहले हार्दिक पटेल, उससे पहले अरुंधति रॉय, मतलब अलग अलग जगह सरकार इसको लगाती रहती है। अब बात सुनते इससे संबंधित कुछ प्रमुख केस। पहले क्या था बच्चा कि यदि आप सरकार के खिलाफ, भाई देखो, आप कुछ भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, इसके तहत तो उसे राजद्रोह माना जा रहा है, समझ रहे हो? जबकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1) हमें किसकी गारंटी दे रहा है? आर्टिकल 19(1) हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी दे रहा है। ये जो आर्टिकल 19(1) है, ये हमारा फंडामेंटल राइट, अर्थात ये हमारा मूल अधिकार है। ये क्या मेरे दोस्त? ये हमारा मूल अधिकार है। आर्टिकल अनुच्छेद 19(1) के तहत हमें जो स्वतंत्रता का, अपनी विचारों की अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, ये एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और इधर हम कुछ बोल रहे हैं तो सरकार हम पे राजद्रोह लगा दे रही है। तो ये केस अंग्रेजों के टाइम पे बहुत ज्यादा होते थे। तो अब फिर भारत में आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर डिबेट वगैरह चली, लेकिन हम इसको खत्म नहीं कर पाए। अब एक केस आ जाता है 1959 में। हम आज क्यों पढ़ रहे हैं इसे? क्योंकि हमें इससे संबंधित प्रमुख केस पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ने? प्रमुख केस। हमारे संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 13, हमारे संविधान के आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था है कि यदि कोई कानून, सरकार का कोई भी कानून हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन सब आते हैं, मेरे मुंह से निकला एक एक शब्द। आज मैं अभी अपने टेलीग्राम जो है एग्जाम्पुल का, उस पर मैं एक छोटा सा एक फोटो डालूंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। आप लोग रोते रहते हो, नोट्स नहीं बना पा रहे, नोट्स नहीं बना पा रहे। वो बच्चा भी आपके जैसा है, मेरे मुंह से यदि खांसी निकली है ना, वो भी उसने नोट की है। इतने प्यारे नोट्स हैं, तुम्हारा मन करेगा सर हमें भी दिलवा दो। अभी डालूंगा तुरंत क्लास के बाद में, उससे सीखो और ऐसे ही बनाने की कोशिश करो। जब तुम एसआई की ट्रेनिंग पे जाओगे ना, तो सामने वाले टीचर को पढ़ा दोगे। ये ट्रेनिंग का शेड्यूल है सारा का सारा। ये 16 किताब पढ़ाई, 8 किताब पढ़ाई जाती हैं, ये सारी ट्रेनिंग की है। अभी मेरा एक दोस्त आया था सीतापुर, मेरे बैच का जो ट्रेनिंग कर रहा है, उससे मैंने किताबें देखी हैं, मंगवाई थी, सेम किताबें, वही कुछ ट्रेनिंग में बहुत काम आएंगी। ट्रेनिंग में भी टॉप करोगे, आगे जाके जब इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं दरोगा से, तो ट्रेनिंग में आपने क्या किया, वो सारी की सारी चीजें वहां पर नोट आपके उसमें रहती हैं, जो आपकी वो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है। तो अभी से सीखने की कोशिश कीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर हमारे मूल अधिकारों का कोई भी कानून उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है, यदि वो पूरा का पूरा कानून उल्लंघन कर रहा है, या उसके किसी हिस्से को रद्द कर सकता है। चाहे तो उसे कंप्लीटली भी रद्द कर सकते हैं, और चाहे तो उसके किसी पार्ट को रद्द कर सकते हैं।
ये सुप्रीम कोर्ट को ताकत दी है किसने? अनुच्छेद 13 ने। तो ये भाई हमारे फंडामेंटल राइट को रद्द कर रहा है। जाहिर सी बात है भाई, हमारे विचार एवं स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसे वायोलेट कर रहा है। इसका मतलब ये रद्द होने चाहिए 124 से। तो इसके खिलाफ एक केस आता है इलाहाबाद कोर्ट में, जो था रामानंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। रामानंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, बनाम पहला केस जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश राज्य 1959 का केस है, 1959। रामानंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रामानंद जी पर उनके भाषण से संबंधित सरकार सेडिशन लगा देती है, राजद्रोह लगा देती है पुलिस। ये कोर्ट में जाता है मामला, वहां से हाई कोर्ट जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट इसे अल्ट्रा वायर्स करार दे देता है। क्या दे देता है? अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब है कि ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है, हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो इसे रद्द हो जाना चाहिए, इसे रद्द हो जाना चाहिए। यह बात इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है। यह तो इलाहाबाद की बात है, रामानंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या बोल देता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट कि भाई ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान का क्या है? उल्लंघन है। कौन बोल देता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। दूसरी तरफ बात करते बिहार के बेगूसराय की। बिहार के बेगूसराय की बहुत इंपॉर्टेंट फेमस केस है जिसका नाम है केदारनाथ सिंह। पेपर में 100% आएगा। जब पेपर, अभी तो मैं आपको लगातार लिखवाता चाह रहा हूं, पेपर से पहले एक मैराथन लूंगा केसेस की। जितने मैराथन में केस कराऊंगा आपके पेपर में एक भी बाहर नहीं आने का, एक भी बार। पॉलिटी, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको एक भी नंबर नहीं घटने देगा, एक भी नंबर नहीं घटने देगा। आप देखना, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। लिख लीजिए इसे। 1962 में ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया। कहां आया? 1962 में सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस भुवनेश्वर जी करके थे उनकी अदालत में। अब बात क्या है समझिएगा। केदारनाथ सिंह कौन थे? तो ये बात है 1953 की। कब की बात है? 1953 की, अर्थात संविधान के लागू होने के 3 वर्ष बाद की। केदारनाथ सिंह बिहार के रहने वाले थे और फिर ये फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए, पार्टी ऑफ इंडिया। तो उस समय क्या थी कि जो सीआईडी वगैरह थी, भाई कांग्रेस का शासन था, नेहरू प्रधानमंत्री थे और हर राज्य में लगभग कांग्रेस की सरकार थी और ये कम्युनिस्ट पार्टी है, तो जाहिर सी बात है सरकार की बुराई करेगी करेगी। अब क्या हुआ कि केदारनाथ सिंह गांव में भाषण दे रहे थे। उस समय सीआईडी क्या करती थी? विरोधी नेताओं की खूब सारी जांच पड़ताल करती थी। अब केदारनाथ सिंह ने बोलना शुरू किया कि ये जो सीआईडी के कुत्ते हैं ये इधर उधर सूंघते रहते हैं, कुछ कुत्ते यहां भी बैठे होंगे इस पंचायत में। मतलब उन्होंने कुछ खबरियों को, मुखबिरों को सीआईडी जो कही जाती है उसे कुत्ता कहना शुरू किया। फिर कहा कि जो कांग्रेस हैं, कांग्रेस वाले ये गुंडे, इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया उन्होंने, और हमें क्रांति लानी होगी और हमने अंग्रेज को तो भगा दिया, इन गुंडों को सीट पर बिठा दिया। और ऐसे समझ लो, जब एक विरोधी पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के बारे में बोलता है, सामने भीड़ ताली बजाती है, तो भावनाओं में वो फिर कुछ भी बोल जाता है। अक्सर हम भी बोल जाते हैं विरोधी चैनलों के बारे में भावनाओं में कुछ भी आकर, तो वो भावनाओं में आकर बोल जाते हैं। और जो वो भावनाओं में आकर बोल जाते हैं तो भैया उन पर राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है। राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है। राजद्रोह के केस में जो ट्रायल कोर्ट होता है, ट्रायल मतलब जहां मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होता है,
ट्रायल कोर्ट में उन्हें सजा दे दी जाती है, मामला पटना हाई कोर्ट आता है, पटना हाई कोर्ट में भी उन्हें सजा बरकरार रखी जाती है, वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आ जाता है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अपील हो जाती है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 जजों की बेंच, कितने जजेस की बेंच, 5 जजेस की बेंच बैठ जाती है। उसके सामने 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन कि क्या यह संविधान का जो हमें आर्टिकल 19(1) में हमें क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है, उसका उल्लंघन करता है। और सेकंड चीज आपको मैं बता दूं कि जो हमारे संविधान का पहला संविधान संशोधन था, कौन सा पहला संविधान संशोधन 1951 में जो आया था, पहला संविधान संशोधन, उससे हमारे फंडामेंटल राइट अर्थात हमारे मूल अधिकारों पर कारण से प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या लगा दिए गए थे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कि सरकार चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दूसरे देशों से संबंध बनाए रखने के लिए हमारे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन वो प्रतिबंध कैसे होने चाहिए, उनका कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। ये पहले अमेंडमेंट के द्वारा शामिल हो गया था। तो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या हमारे विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी पर इस अनुच्छेद के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्या उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये 2 क्वेश्चन मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। जब ये दोनों क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने थे तो बतानी शुरू की, केदारनाथ सिंह को बुलाया गया, केदारनाथ सिंह से कहा गया 1962 हो गई है, 1953 में इन पर केस और 9 साल बाद 1962 सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसका फैसला। सुप्रीम कोर्ट में केदारनाथ सिंह को बुलाया गया और कहा गया कि भाई वही जो स्पीच जो तुमने वहां पर दी थी, उस स्पीच को बोलकर बताओ, क्योंकि हम जानना चाहते हैं उसमें क्या हेट्रेड अर्थात क्या गवर्नमेंट के खिलाफ दुर्भावना, मतलब ऐसी क्या है कि जो दुर्भावना पैदा करे। यदि तुम्हारी स्पीच हमारे मन में दुर्भावना पैदा करती है तो इसका मतलब राजद्रोह है, क्योंकि सेक्शन 124A में तो यही लिखा है कि आपकी गतिविधियों के द्वारा यदि पब्लिक के मन में सरकार के खिलाफ दुर्भावना, हीन भावना या घृणा पैदा होती है, क्या होती है, घृणा पैदा होती है, तो आप राजद्रोह के अपराधी हैं। इसमें तो यही लिखा है। केदारनाथ सिंह ने स्पीच देनी शुरू की, पूरा उन्होंने वो CID कुत्ता है और कांग्रेस गुंडा और पूरा उन्होंने बोलना शुरू किया। अब जजों के सामने, जजों को तो कोई घृणा नहीं हुई, तो इसका मतलब जजों को कोई घृणा नहीं हुई, लेकिन बात आ रही थी कि अब इसको ये इंट्रावायर है या अल्ट्रावायर, उल्लंघन कर रहा है नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, कोई भी स्पीच या कोई भी लिखावट या किन्हीं चिन्हों द्वारा यदि आप सरकार की नीतियों की बुराई कर रहे हैं या आप ऐसा चाहते हैं कि सरकार ने कोई गलत कानून बना दिया जो लोगों के लिए हानिकारक है और आप उसको बदलना चाहते हैं शांति के तरीके से, कब तक, कि जब तक आपकी जो गतिविधि है वो लॉ एंड ऑर्डर को परेशान ना करें, कानून व्यवस्था को नुकसान ना पहुंचाएं, हिंसा वायलेंस को बढ़ावा ना दें, तब तक वो राजद्रोह के केस में नहीं आती। परंतु आप एक जगह भाषण दे रहे हो और आप भाषण देते हुए क्या कह रहे हो कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है सरकार में, आपको आपका हक नहीं मिल रहा, आपको हथियार उठा लेना चाहिए, सभी लाठी, कुदाल, फरसा, गंडासा जो भी मिल जाए सभी उठा लो, सरकारी भवनों पर हमला कर दो और पूरे जिले को अपने कब्जे में ले लो। यदि आप इस तरह की बात आती है कि आपकी उससे वायलेंस फैलने का खतरा है, वायलेंस मतलब हिंसा फैलने का खतरा है, या आप कहते हो कि हमारे जैसे अक्सर मंदिर मस्जिद का विवाद हो जाता है कि हम ये नहीं बनने देंगे और हम आग लगा देंगे और हमारे इसे बनाने के लिए पूरे जिले पे कब्जा कर लेंगे, सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला, कुछ इस तरह की बातें आप बोलते हो कि जिससे हमला, हिंसा फैलने का खतरा हो, तब आप राजद्रोह के अपराधी हैं, तब आप राजद्रोह के अपराधी हैं। परंतु जब तक आपकी स्पीच
जब तक आपकी स्पीच, आपके वर्ड्स, आपकी एक्टिविटीज, गतिविधियां सिर्फ सरकार की नीतियों के बारे में गलत बोलने से संबंधित है, सरकार स्टेट की बात हो रही है, यहां पर किसी अधिकारी की बात नहीं हो रही, या आपकी गतिविधियां यहां पर इससे संबंधित है, क्या नाम है, आप किसी ऐसा कानून कि जो कानून बनाया गया लेकिन आपको लगता है कि वो गलत है, तब तक आप कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, आप राजद्रोह के अपराधी नहीं है। तो क्या क्या बात कही उसने, राजद्रोह का जो सेक्शन था सुप्रीम कोर्ट ने इसको बनाए रखा, इसको क्या रखा, बनाए रखा। बस कुछ उन्होंने जो निचली अदालत थी, निचली अदालत, हाई कोर्ट और मजिस्ट्रेट की जो अदालत थी, उन अदालतों के लिए एक निर्देश, क्योंकि आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि एक तो उसके फैसले जो होते हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं, दूसरी बात कि वो जो फैसले, वो जो निचली अदालतें वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही ध्यान में रखकर अपने फैसले देती है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यदि आपके सामने आगे कोई सेक्शन 124A का मुकदमा आता है, किसी पर राजद्रोह का मुकदमा आता है, तो हमने जो केदारनाथ सिंह केस में 1962 में फैसला दिया था, आप उसका अनुसरण करेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे। और जब तक किसी व्यक्ति के भाषण आदि से हिंसा या कानून व्यवस्था फैलने का डर ना हो, या सरकार के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ना या सरकार को पलटने आदि जैसी बात ना हो, तब तक आप उसे राजद्रोह का दोषी नहीं ठहराओगे। यदि उससे होती है ये सब बातें तो दोषी, नहीं तो आप उसे बरी कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चन आएगा केदारनाथ सिंह केस किससे संबंधित है, तुरंत बताइए। और केदारनाथ सिंह की जब भाषण को उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये पब्लिक ऑर्डर को या कानून व्यवस्था को नहीं परेशान हो, कानून व्यवस्था को कोई परेशानी नहीं है इससे, तो आप केदारनाथ सिंह को बरी कर दिया। क्या कर दिया, केदारनाथ सिंह को बरी कर दिया, केदारनाथ सिंह को बरी कर दिया। क्लियर है भैया, ये जितना मैंने आज पॉइंट लिखवाए इन सब के ऊपर 2017 में क्वेश्चन आए। अच्छे समझ में आ गई बात आपको, बिल्कुल भयंकर तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने सेक्शन 124A तक कर लिया था, अब आ जाता है 125, धारा 125, क्योंकि इसे खत्म ही कर देते हैं। धारा 125 सेक्शन 125। सेक्शन 125 क्या कहता है, सेक्शन 125 कहता है कि आप यदि किसी एशियाटिक पावर, अगर आप किसी एशियाई शक्ति के साथ युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं, युद्ध छेड़ने की बात, एशियाई शक्ति जिसकी भारत से मित्रता हो, एशियाई शक्ति जो भारत की मित्र हो, भारत की मित्र, फॉर एग्जाम्पल नेपाल भारत का मित्र है, भूटान भारत का मित्र है, श्रीलंका भारत का मित्र है, आप श्रीलंका के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं तो आप धारा 125 के तहत दोषी हैं। एशियाई शक्ति जो भारत की मित्र हो के खिलाफ युद्ध कमिट करने की बात। ठीक है बच्चा, वेजिंग वार अगेंस्ट एशियाटिक पावर फ्रेंड ऑफ इंडिया, जो भारत की मित्र हो। ठीक है भैया, अलायंस हो या भारत के सहयोगी हो। नेक्स्ट आ जाता है, इसका दंड लिख लीजिए, इसका दंड लिख लीजिए। एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अधिकतम 7 साल, अधिकतम तो देखेंगे, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास अर्थात लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसमें जो दंड मिलेगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट व या 7 साल तक की सजा, 7 साल तक की सजा, 7 साल तक की सजा, अप टू 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, अप टू 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, अप टू 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट।
अप टू 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट इसमें हो सकता है, याद रखिएगा। और फाइन तो है ही, जुर्माने के उत्तरदायी तो ही है। ठीक है, तो आंसर क्या जाता है आपका? बिल्कुल सही कि आजीवन कारावास या 7 साल तक की सजा यदि आप किसी भारत की मित्र एशियाई शक्ति से, एशिया में जो एशिया के देश हैं उनके साथ, चलिए आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं बच्चा। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो रही है? यहां तक कोई यदि दिक्कत हो रही हो तो बता सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कि नेक्स्ट आ जाती है धारा 126। क्या आ जाती है बच्चा? सेक्शन 126। आपने एक एक चीज नोट कर ली होगी। नोट कैसे करते हैं मैं थोड़ी देर में ही उस पर डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप एक बार उसे चेक कर लेना कि क्या है। धारा 126 सेक्शन 126 नोट्स कैसे बनाते हैं वहां से देख लीजिएगा। कमिटिंग डेप्राडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे किसी देश के क्षेत्र में लूटपाट करना, इसे लूटपाट भी कह सकते हैं आप। ऐसे किसी देश के क्षेत्र में लूटपाट करना जो भारत के साथ शांति में हो, अर्थात जिसके साथ भारत का कोई शांति समझौता हो, जिसके साथ भारत का कोई शांति समझौता हो। बिल्कुल सही। धारा 126 क्या कहती है? भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग लिख लीजिए। भारत सरकार के साथ शांति संबंध रखने वाली, भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के क्षेत्र में लूटपाट करना। शक्ति के क्षेत्र में लूटपाट। डेप्रेडेशन इन द टेरिटरी ऑफ एनी पावर एट पीस विद इंडिया। जैसे भारत के साथ उसकी कोई शांति का संबंध हो और वहां पर यदि कोई लूटपाट करता है, जैसे मान लेते हैं नेपाल में हमारा शांति संबंध है, नेपाल में कोई भारतीय जाके लूटपाट करके आ जाए, तो इसका वहां पर लूटपाट करने से जो संबंध है इसमें भी 7 वर्ष तक की सजा हो जाएगी। देखो इसमें कई सारे आते हैं, लूटपाट करना, लूटपाट करने की तैयारी करना, ये सब इसमें आ जाती हैं। 7 वर्ष तक की सजा, जुर्माना, और जितनी संपत्ति, जिन भी चीजों को उसने इस्तेमाल किया होगा लूटपाट में, या जो भी संपत्ति उसने लूटपाट से ली है, वो सब सरकार जब्त कर लेगी। और 7 वर्ष तक की सजा, जुर्माना इसमें है। 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स इंप्रिजनमेंट किसी शक्ति के साथ यदि हमारा शांति का संबंध है, उसके क्षेत्र में लूटपाट करते हैं, तो धारा 126 आ जाती है। आगे आ जाते हैं धारा 127। इन्हें यदि आप डेली के डेली याद करोगे तो हमेशा आपको याद हो जाएंगे। धारा 127 देखते हैं यदि इंपॉर्टेंट है तो। रिसीविंग प्रॉपर्टी बाय वार ऑन डेप्राडेशन मेंशन।
अब कह रखा है सेक्शन 125 और 126, अर्थात किसी एशियाई शक्ति के साथ युद्ध या किसी शांति के संबंध वाले देश के साथ लूटपाट में जो भी संपत्ति कमाई, यदि उसे कोई लेगा, कोई खरीदेगा, तो उसे भी सजा का प्रावधान है 7 साल तक की, और जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसको जब्त कर लिया जाएगा। सेक्शन 128 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 128, किसी प्रिजनर ऑफ वार या राज्य के किसी कैदी को भगा देना मर्जी से, अर्थात कैदी को मर्जी से भगा देना, मर्जी से भागने देना। यदि कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो किसी कैदी, या तो वो राज्य का कैदी है अर्थात उसने कोई अपराध किया है, जैसा कोई भी अपराध करेगा तो राज्य का ही कैदी होगा, या वो युद्ध कैदी है। कैसा कैदी है? युद्ध कैदी। या तो स्टेट प्रिजनर है, स्टेट प्रिजनर, या वो प्रिजनर ऑफ वार है। यदि कोई पब्लिक ऑफिसर उसे भागने देने या उसे एस्केप होने देता वॉलेंट्री मतलब पैसे वैसे खाके, तो उसे सजा का प्रावधान दिया गया है। सजा का प्रावधान दिया गया है आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा, आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा। जबकि 129 में लापरवाही से भागने में मदद करना या लापरवाही द्वारा भाग जाने देना, और 130 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, याद रखिएगा सेक्शन 130 में यहां पे तो पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी, और यहां पे कोई भी व्यक्ति जो किसी कैदी को शरण देता है या कैदी को भागने में मदद करता है या कैदी को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने में हेल्प करता है, या कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, याद रखिएगा, यदि कोई किसी कानूनी हिरासत में रखे गए व्यक्ति को भागने में या उसे उसकी हिरासत से छुड़ाने में या हिरासत से छुड़ाने में जो कोई भी मदद करता है, तो उसे भी आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा मिल सकती है। आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा मिलती है। अच्छा, लापरवाही से 3 साल तक की सजा है, लापरवाही से 3 साल तक की सजा है। सिंपल इंप्रिजनमेंट 3 साल तक की। तो जितने भी ये राज्य के विरुद्ध अपराध है उसमें धारा 129 में सबसे कम सजा है 3 साल तक की, बाकी 10 साल और 7 साल की है। जैसे आप 7 साल की, एक तो किसी की प्रॉपर्टी को रिसीव करना या किसी में क्षेत्र में लूटपाट करना या किसी एशियाई शक्ति के खिलाफ युद्ध छेड़ना, इन सब में 7 साल की है, इन सब में 7 साल की है। इसी तरह जो सेडिशन है उसमें आजीवन या 3 साल तक की, जो राजद्रोह है, गवर्नर के ऊपर हमला करना भी 7 साल तक की सजा है। क्या बच्चा? 7 साल की। बाकी सब में मैक्सिमम में 10 साल तक की आजीवन कारावास, और यदि आप युद्ध छेड़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपको भैया डेथ सेंटेंस मिलेगी। तो 121 से 130 तक ये सारे के सारे क्या हैं? राज्य के विरुद्ध अपराध। जबकि अध्याय 7 में तो हमने क्या पढ़ा था कि अध्याय 6 पूरा देश छक्का मारने पे ताली बजाता है तो देश के खिलाफ अपराध, और जब देश के खिलाफ अपराध होगा तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स साथ मिलकर लड़ेंगे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स साथ मिलकर लड़ेंगे। तो अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के से जुड़े हुए अपराध। जैसे आप किसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कर्मचारी को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं या उसको भड़काने की कोशिश करते हैं, इन सारे कामों के लिए। तो आज हमने कुछ प्रमुख वाद देखे कि कौन कौन से राजद्रोह से संबंधित वाद हैं, केदारनाथ सिंह आदि, ये सब। इनको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना। सच में आपको पेपर में बहुत नहीं, सारा कुछ मिलेगा। सभी लोग लाइक शेयर जरूर करना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना
और अगर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके भी आपने कोर्स नहीं लिया तो किसी भी प्रकार से अगर ऐप से पेमेंट नहीं हो रही तो वेबसाइट से जाकर पेमेंट करके अपना कोर्स जरूर लीजिए। और साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, तब जाके थोड़ा सा और अच्छी अच्छी चीजों को लाने का मन करता है। आज का क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताना कमेंट्स करके। कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा किया कीजिए। याद रखिएगा ये सब आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।